हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ओके। तो बेटा हम क्लास 12th में बीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं और बीएसटी के अंदर अभी तक हम 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने है बेटा, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये भी। बेटा आपको एक चीज़ बता दी जाए कि जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे फंक्शन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हाँ जी। तो आज हम जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखो कुछ प्लानिंग जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया उसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है चैप्टर। बोल रहा है, इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग। हमें पता है हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था, विच मेक्स प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये भी हमें पता है कि जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लानिंग इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज डन वेल बाय द मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। प्लानिंग फंक्शन जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, प्लानिंग क्या है, एक ब्लूप्रिंट है बेटा। ठीक है, आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, एक नक्शा तैयार कर लिया, आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। पर जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे सिस्टमेटिकली, तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग जो हमने प्लानिंग करी है उसको प्रॉपर सेटअप करता है। ठीक है बेटा? हाँ जी। बोल रहा है, सो ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो ऑर्गेनाइजिंग है बेटा वो आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और उससे हमारा क्या होगा, जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे बिजनेस के जो गोल्स हैं, वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। हाँ जी। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग विच इंश्योर्स दैट ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर अवेलेबल। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजिंग में देखो क्या बोल रहा है कि हमें पता है हमारे पास फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो अवेलेबल भी हैं। तो बोल रहा है द एंटरप्राइज इज स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट इट इज़ एबल टू अडेप्ट द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको जो ऑर्गेनाइजिंग है बेटा वो क्या करता है, इस स्ट्रक्चर में लेके आता है कि हम उसको डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर ले, अडेप्ट कर सके। ठीक है, चेंज कर सके। वही तो ऑर्गेनाइजिंग है ना? तो बेटा देखो आगे आप बोल रहा लेट्स लर्न ऑर्गेनाइजिंग इन सिंपल वे। अब देखो बेटा ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से पहले हम सिंपल घर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि बच्चों को जो घर के एग्जांपल्स हैं वो जल्दी समझ में आते हैं बेटा। हाँ जी। घर में किचन की बात कर लेते हैं। तो जब भी किचन के अंदर जाते हैं आप, तो आपको सब कुछ वेल सेटल्ड दिखता है। ग्लासेस एक तरफ है, जो थाली वगैरह हैं वो एक तरफ सेट है, जो मसाले का सामान है वो सारा एक तरफ रखा हुआ है, जो बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको एक तरफ सेट किया हुआ है। तो मतलब वो क्या है, हमें जाके देखने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। हम तुम देखोगे जब हमारी जो मम्मी लोग हैं वो खाना बनाते हैं ना, तो वो चेक नहीं करते कौन सा सामान कहाँ रखा, देखते नहीं है, वो डायरेक्ट हाथ लेकर के ऐसे और निकाल लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल होगी। तो वो उन्होंने क्या किया, उस किचन को ऑर्गेनाइज तो किया हुआ है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जो वही ऑर्गेनाइजिंग वो है, हमें बिजनेस के अंदर भी चाहिए कि हमारे जो प्लान्स है हमने उनको इस तरीके से सेट कर लिया है, और उसको अचीव करने के लिए हमें उन प्लान्स को जो है अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, और हम इजीली हमारे जो प्लान्स हैं उनको हम ईजिली और सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो बेटा देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, लेट्स लर्न ऑर्गेनाइजिंग इन अ सिंपल वे। But suppose you have objective to achieve more than 90% marks in your board exam this year and to get admission in reputed college and university। है ना? ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बना लिया आपने, आपने एक प्लान किया, आपने एक ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया। उस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था कि आप क्या करेंगे, 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, और उसके साथ ही साथ आप एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो आपका प्लान था। सो वट यू डन टू डू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपने प्लान तो कर लिया। ठीक है, अब बोल रहा है आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर इट। ऑब्जेक्टिव बना लिया, तो अगर आपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना तो आपको उसके लिए प्लान भी करना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरीके से प्लान करूं। ठीक है, अब प्लानिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट प्लानिंग होगी। लाइक प्लान में भी लाइक टू डेवोट एटलीस्ट 5 hours इन अ वीक ऑफ सेल्फ स्टडी ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, 5 घंटे लगाएंगे। ठीक है, या फिर बोलेंगे योर प्लान इज परफेक्ट बट फॉर अचीविंग योर गोल यू विल रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। अब देखो बेटा आपने क्या किया,
आपने अपना प्लान बना लिया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, सब कुछ सेट है, ठीक है। आपने ये भी सोच लिया कि मैं जो प्लान है वो मेरा प्लान क्या रहेगा कि हर रोज़ मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 5 घंटे दे रहा हूँ। वो 5 घंटे आप कब दोगे? जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो दोगे बेटा, है ना। जो आपको रिसोर्सेज आएंगे, आपकी जो अब रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होंगे, आपके बुक्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, उन सबको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वही तो ऑर्गेनाइजिंग है ना। तो ये बोल रहा है, सॉरी, your plan is perfect but for achieving your goal you will require physical resources like relevant books, a place where you can study with the concentration, and a human resource like teachers या mentor who will guide you to make short term goals, help you to prepare notes and answer questions and manage times। मतलब ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन सबको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। ओनली टारगेट को सेट कर लेना और उसके लिए प्लानिंग कर लेना ही सब कुछ थोड़ी है बेटा। उस प्लानिंग को किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सबसे बड़ा पहलू आता है बेटा। हाँ जी, तो डिड यू रियलाइज व्हाट यू डूइंग? आपने देखा कि आपने क्या किया? तो नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपने अपना जो सेट किया था ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आपने जो प्लान किया, उस प्लान के लिए आपने जब ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया, आपने अपने टीचर के ऊपर फोकस किया, आपने अपनी जो रिक्वायर्ड रेलेवेंट बुक्स थे उनके ऊपर फोकस किया, आपने अपने स्टडी रूम के ऊपर फोकस किया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही तो ऑर्गेनाइजिंग है बेटा, समझ रहे हैं। तो बोल रहा है ऑल दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे का सारा क्या है? एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा ये तो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजिंग का कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या एक्चुअली। हमारे माइंड में ऑर्गेनाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट हमेशा बैठा रहे, उसके लिए कॉन्सेप्ट था आपके सामने। हाँ जी, अब हम ऑर्गेनाइजिंग का कुछ एक डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। बिजनेस के अंदर बोल रहे हैं कि क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड क्लियरली डिफाइनिंग द वर्किंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस फैक्टर्स एंड पर्सन्स। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर, ग्रुपिंग कर रहा है किसकी? डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, और उसके साथ क्या कर रहा है? क्लियरली डिफाइन कर रहा है वर्क रिलेशंस। ठीक है, कि वर्क रिलेशनशिप क्या होगा? अमंग वेरियस फैक्टर्स एंड पर्सन्स एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जिसमें देखो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट निकल कर आए हैं बेटा आपके सामने, वो क्या है? आइडेंटिफाई करा डिफरेंट ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या रहा है? क्लियरली डिफाइन कर रहा है वर्किंग रिलेशनशिप को, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? इफेक्टिवली डेवलप कर रहा है रिसोर्सेज को, ठीक है। किसको? रिसोर्सेज को। तो ये 3-4 पॉइंट है बेटा, इन सबको अगर कंपाइल करके सिस्टमेटिक वे में लेकर जाया जाए तो ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग है। क्लियर है? हाँ जी, तो अब देखो मीनिंग के ऊपर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। तो मीनिंग क्या बोल रहा है? मीनिंग बोल रहा है बेटा ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग ही है जो ट्रांसलेट करता है आपके प्लान्स को एक्शन में। आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन आपके प्लानिंग एक्शन में कब कन्वर्ट होगा? जब ऑर्गेनाइज करेंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे? बाय डिसाइडिंग हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड हाउ एंड वेयर इट विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या देखते हैं कि आपने प्लान तो कर लिया कि भाई ये काम होगा, इस काम को करना है, इस काम को करना है, पर इस काम को कौन करेगा? एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम किस पर्टिकुलर पर्सन को लगाएंगे, ठीक है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर लगाएंगे, कितने टाइम में करने के लिए किया जाएगा वो। तो मतलब वो सारा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है organizing is a process of defining and grouping the activity of enterprise and establishing authority relationship among them। जो हमने पिछले डेफिनेशन पढ़ी बेटा उससे लिंक करती है तकरीबन ये डेफिनेशन। तो इसमें वही चीज़ बोल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बेटा, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? क्या किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो बिजनेस के अंदर, या फिर बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, आप उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है? वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो मशीनरीज हो सकती हैं, वो लूज टूल्स हो सकते हैं, वो कैपिटल हो सकती है, वो कोई पर्सनल्स हो सकते हैं, है ना, मैनेजमेंट हो सकती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है बेटा। तो वो सारा जो भी रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको आपको प्रोवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। यस, हाँ जी। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बेटा। देखो फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला फीचर है क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। आपने प्लान तो कर लिया बेटा किसी भी चीज़ का, व्हेन यू हैव प्लान फॉर समथिंग, देन नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, ठीक है। एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान
यू हैव टू डिवाइड द वर्क, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग द वेरियस employees, or we can say among the various members of that particular organization. Then how will you divide the work? This is the very big question. बेटा ध्यान रखना है, जब भी आप वर्क डिवाइड करने की बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क उस तरीके से होना चाहिए कि जो पर्सन जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए एक्सेप्टेबल है, कंफर्टेबल है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल है, हम वो वर्क उसको प्रोवाइड करें। बोल रहे हैं इट इज़ द बेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, अंडर इट ऑल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मैनेजेबल एक्टिविटीज, डू दैट सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। अगर आप प्रॉपरली डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जो डुप्लीकेशन होगा वर्क का वो नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था अब वो नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ये इसका फीचर हो जाता है बेटा। कॉमन ऑब्जेक्टिव, बेटा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ध्यान रखना कि सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का हमेशा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेटा उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना नहीं सोचेगा कि सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट ऊपर आ जाए, बाकी दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो डाउन चला जाए, उससे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो डाउन ही जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, जो एक डिपार्टमेंट है, जो दूसरा डिपार्टमेंट है और तीसरा डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है बेटा उन सभी डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट फॉर टारगेटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव कौन से, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द डिपार्टमेंट्स, है ना, डिपार्टमेंटल गोल्स नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर फोकस करना है। यस, कोऑर्डिनेशन बेटा, अब देखो हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप कोऑर्डिनेशन देखो, अब जब डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं वहाँ भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि काम क्या है और आप किस पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। आप मतलब ड्राइवर की बात करते हैं, आप एक गाड़ी एक ऐसे बंदे को दे देते हैं जिसने आज से पहले कभी ड्राइव नहीं किया हो, तो क्या आप उस पर फिजिबल हो सकता है कि हाँ वो प्रॉपर गाड़ी चलाएगा, नहीं हो सकते, है ना। तो मतलब जो जिस पर्टिकुलर पर्सन का काम है वो काम उसको मिलना जरूरी है, ठीक है, ताकि एक हर एक चीज़ स्मूथली हो सके और कोऑर्डिनेट वे में हो सके, ठीक है। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। जब भी आप किसी को कोई टास्क दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसका अथॉरिटी क्या देनी चाहिए। देखो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी दोनों ही आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे बेटा। अथॉरिटी अगर दे रहे हैं किसी को तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है, नहीं तो वो उस अथॉरिटी का गलत यूज़ कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जा रही है, विदाउट अथॉरिटी, तो वो काम तो करेगा पर वो इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। तो इफेक्टिव काम करने के लिए हमें अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी को देना जरूरी है, पर किस लेवल पर वो डिपेंड करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यस, डायनेमिक, कि जो ऑर्गेनाइजिंग है बेटा वो डायनेमिक इन नेचर है, वो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो क्या करेगा, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेगा अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है बेटा। तो आज के टाइम पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपना काम को कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। क्लियर है, तो दीज आर द फंक्शंस। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में मेनली 5 हमारे प्रोसेस होते हैं बेटा इसके अंदर। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सर पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करना और डिवीजन ऑफ वर्क करना है उसका। सेकंड पॉइंट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देन नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन लास्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, ये 5 हमारे प्रोसेस रहेंगे जिन प्रोसेस को हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो बेटा, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी प्लानिंग आप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके मैन पावर हैं, उनको आप जब तक आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे सिस्टमेटिक वे में, तो यू विल नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट्स और गोल्स। ठीक है, if you really want to achieve your objectives, if you really want to achieve your goals, then you have to identify the work, then you have to divide the work। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, फिर उसके बाद आपको डिवीजन करना है वर्क का। तो बोल रहे हैं द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब। सारे वर्क को मैंने एक स्पेसिफिक जॉब में डिवाइड कर देंगे। अभी बहुत सारा वर्क है, एक बड़ा वर्क है, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान्स। जो हमारे प्री डिटरमाइंड प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग हमने जॉब्स को डिवाइड कर दिया। अब जॉब क्या बेटा यहाँ पर, अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। मान लो एक बहुत बड़ा काम है, हम जैसे एक मैं बोल रहा हूँ एक पूरा टास्क जो है हमारा, जो पूरा एक वर्क है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर हमने जो बोल दो कि एक बिजनेस के अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, या कुछ प्रमोशन करना है किसी चीज़ का, तो उसका प्रमोशन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हमें बहुत छोटे छोटे जो डिफरेंट जॉब्स होंगी उनको हम असाइन करेंगे डिफरेंट पर्सनल्स को, ठीक है, ताकि हम उस पर्टिकुलर लेवल पर आराम से पहुंच सके। हाँ जी, तो बोल रहा है इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। तो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है और किस काम को किस तरीके से करना है, ठीक है, मतलब उसको वो ही और शी शुड बी स्पेसिफाइड अबाउट देयर टास्क, कि उसको स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ मेरा टास्क क्या है, मुझे कब करना है, किस तरीके से करना है, उसको सारी चीज़ें पता होंगी तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने की संभावनाएं कम होंगी। एज फॉर एज पॉसिबल इट शुड डिफाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलॉन्ग विद द जॉब। वही चीज़ बोल रहा है बेटा। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसमें देखो क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स। जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा यहाँ पे तो हमने आइडेंटिफाई किया, अब डिवीजन ऑफ वर्क जब करेंगे तो हमने देखना है स्पेशलाइजेशन कि किस पर्टिकुलर पर्सन की किस पर्टिकुलर फील्ड में या किस पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स प्लस अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि एक काम जो है उसको बार बार किसी एक ही काम को एक पर्सन को दे दिया, फिर वही काम किसी और पर्सन को दे दिया तो डुप्लीकेशन हो गया, तो वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ को अवॉइड करना बेटा। तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए प्लस अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड। मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस कर सकें। क्लियर है बेटा? हाँ जी, तो देखो आपको पिक्चर दिखा भी रहा है कि ईच वर्क हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे आप जितने भी पर्सनल देख रहे हैं उन सबके अपने स्पेसिफिक टास्क हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर एक प्रिंसिपल था जो अपने हेनरी फ्यूल साहब का, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोसेस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो कई बार हम जब बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे सिमिलर वर्क आ जाते हैं जो एक जैसे वर्क होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन सिमिलर वर्क्स को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, तो एक उनका डिपार्टमेंट बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो जैसे ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। तो सिमिलर जो वर्क है, सिमिलर जॉब है, उसको हम क्या करें ग्रुपिंग कर देंगे एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो हमारा डिपार्टमेंट बन जाएगा। और डिवीजन ऑफ सेक्शंस एंड प्लेसिंग देम अंडर डिपार्टमेंट्स हेड्स, तो उसको हम क्या करते हैं उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है? और उन हर एक सेक्शन का एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। इससे स्पेशलाइजेशन आएगी कि एक डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर वर्क काम करना है तो वो उस काम को बार बार करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्पेशलाइजेशन उस चीज़ की आती जाएगी बेटा। बोल रहा है द डिपार्टमेंट आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है? जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमेशा एक दूसरे से लिंक करेंगे और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड रहेंगे। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट बनाएंगे बेटा। तो अब देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिपेंड करता है सेलिंग डिपार्टमेंट पर, सेलिंग डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पर, परचेज डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं लिंकअप करते हैं बेटा। क्लियर है? एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक एम होना चाहिए कि एम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है बेटा। अगर मार्केटिंग में सेलिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रोडक्शन में एंड जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वहाँ पर कंफर्म है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए यहाँ कोऑर्डिनेशन का होना कंपलसरी है और यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए। जो एक्शन होगा उसका यूनिटी होनी चाहिए कि एक सीक्वेंस में एक्शन चलेगा, कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को नीचे करने के लिए कोई चीज़ ना करे। हाँ जी, डिपार्टमेंट्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो डिपार्टमेंट किस किस तरीके से बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं लाइक मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है लाइक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, पाउडर डिवीजन डिपार्टमेंट, मतलब इस तरीके से कुछ भी। फिर टेरिटरीज बन सकती हैं लाइक वेस्टर्न डिपार्टमेंट, नॉर्थर्न डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, ईस्टर्न डिपार्टमेंट, मतलब ये सारे मतलब तरीके हैं बेटा कि आप डिपार्टमेंट किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यस। तो देखो जनरल मैनेजर है तो उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट आ गए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ गया, परचेज डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया। तो ये बेटा एक डिवीजन है डिपार्टमेंट्स की। क्लियर है बेटा? हाँ जी।
अगला पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। डिपार्टमेंट्स आपने बना दिए, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, ठीक है, वर्क को डिवाइड कर दिया, अब ड्यूटीज असाइन करनी है उनको, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, बोल रहा है डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। मतलब डिफरेंट जॉब पोजीशंस को हमने डिफरेंट वर्क जो है उसको अकॉर्डिंगली एलोकेट करना है। क्लियर है। वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड, जब डिपार्टमेंट बन जाएंगे, डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो उसका जो भी डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उसको उसके अंडर वो होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो उस डिपार्टमेंट में देखेगा कि मेरे कितने पर्सनल्स हैं, उनको क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ है मेरे को असाइन करनी है, ठीक है। तो जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। मतलब जॉब्स वही असाइन करनी है जो वो बेस्ट तरीके से अपने अच्छे तरीके से कर सके। अब इसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखनी है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या लिंक करती हैं कि नहीं करती हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसका एप्टीट्यूड क्या बोलता है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि क्या ये सारी चीज़ें, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, क्या उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सक्षम है या नहीं है, ठीक है। क्या इतना एलिजिबल है कि वो इन सबको लेकर के अपनी ड्यूटीज़ निभा पाए, ठीक है, तभी आपको वो ड्यूटीज़ असाइन करनी है। एग्जाम्पल बोल रहा है कि एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू पर्सन्स हैविंग क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंसिंग लाइक सीए। अब फाइनेंस का पार्ट है, आप किसी इंजीनियर को पकड़ा देंगे बेटा तो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप एक सीए को जाकर बोले कि आप इस मशीनरी को ठीक करिए, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, हमें उसको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो हमने असाइन करनी है इन द डिपार्टमेंट। हाँ जी। एंड द लास्ट फंक्शन इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या करना है बेटा, एस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि आपने जो काम किया उसको रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो बोल रहा है ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने जॉब को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के थ्रू कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या जो अथॉरिटी है उनको जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्क से प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है बेटा। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप हमेशा होना बहुत जरूरी है बेटा। सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उसके ऊपर मतलब सिर्फ ऑर्डर चलाए, उसको मतलब गलत तरीके से ट्रीट करे, ये नहीं बेटा। उसका कंट्रोल का मतलब है कि वो उसको प्रॉपरली क्या करे, चेक करता रहे, उसको सुपरवाइज करे प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम होम ही इज टू टेक ऑर्डर्स एंड होम ही कैन इशू ऑर्डर्स, ठीक है। मतलब ये पता होना जरूरी है कि एक सबॉर्डिनेट और को पता ही नहीं है कि मेरा सुपीरियर कौन है, तो उसको किससे हमें ऑर्डर मिलना है उसको ये पता ही नहीं होगा, तो काम कैसे कर पाएगा। इसलिए वो हमने क्या करना है यहाँ पर, जो बोलते हैं ना कि ये अपना एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, है ना। तो जो हमारा जो ऑर्डर होगा, इससे सब कुछ ऑर्डर होना चाहिए सीक्वेंस में ना, तो वो वाला ऑर्डर नहीं था बेटा। वो क्या ऑर्डर था कि जो एक बॉस जो है वो एक अपने सबॉर्डिनेट को क्या करे, एक ऑर्डर प्रोवाइड करे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड को के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है, ठीक है बेटा। हाँ जी। बोल रहा है कि क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की। जो मैनेजमेंट हायरार्की है उसको क्रिएट करना है कि भाई जो भी काम होगा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट के थ्रू चलना चाहिए, एक चैन चलनी है, एक जो चैन ऑफ कमांड चलनी चाहिए वहाँ पर। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी कमांड देगा वो मिडिल लेवल लोअर लेवल को, ठीक है, उससे वो इंडिविजुअल लेवल तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारा काम प्रॉपरली एक तरीके से निकलना चाहिए बेटा। तो और ये के साथ सारा काम आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से करते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चला रहे हैं। और ऑर्गेनाइज वे में चलाने का मतलब क्या है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन लेवल है वो क्या है, बहुत अच्छा है, तो इट विल हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। क्लियर बेटा। तो ये देखो जैसे ये प्रॉपर हायरार्की शो कर रहा है कि एक बॉस है यहाँ पर, है ना। तो बॉस क्या कर रहा है बेटा, वो उसका इंटरलिंक सिर्फ 2% से है, फिर उनका आगे इंटरलिंक ऐसे 2% से आ गया बेटा, उनका आगे इंटरलिंक किस तरीके से आ गया। तो मतलब ये प्रॉपर इंटरलिंक हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर एक इसको ही बोल रहे तुम इन सबको ट्रीट करो तो बड़ा मुश्किल होता है ना, वो सबको ट्रीट भी नहीं कर पाता और सब उसके साथ सुन भी नहीं पाते। अब इस तरीके से अब ये सिर्फ 2% से लिंक करेगा, अगले 2 हैं वो अगले 4% से लिंक करेंगे, अगले 4 अगले 8% से लिंक करेंगे, तो एक सिस्टम चल रहा है, एक हायरार्की चलेगी बेटा वहाँ पर, है ना। तो उस हायरार्की को हमें क्या करना है, फॉलो यहाँ पर करना है। हाँ जी। तो अब लास्ट पॉइंट अब हम इसके अंदर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा हमने देखो इसका प्रोसेस कर लिया, इसका फीचर्स कर लिया, इसका कॉन्सेप्ट कर लिया, तो उन सब से हम इजीली हम इसकी इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या निकल करेंगी कि जो अगर आपका
ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन पक्का आएगी। क्यों स्पेशलाइजेशन पक्का क्यों आएगी? क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क चल रहा है ना, टास्क हम प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़ को प्रॉपरली। तो हम किसी पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं, तो वो ड्यूटी को बार बार करेगा तो उसकी उस पर्टिकुलर काम में क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो इसका बेनिफिट हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में है, तो सबको ये पता होगा कि मेरा बॉस कौन है और मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, तो दे कैन इंटीमेट वन टू अनदर ईजिली, है ना। वो एक दूसरे को ईजिली इंटीमेट कर पाएंगे। कैसे इंटीमेट कर पाएंगे? कि उनको पता है कि मुझे किसको आगे, मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूँ, ठीक है, मुझे किसको अथॉरिटी देनी है, मुझे किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन मुझे अकाउंटेबल है, वो सारे के सारे यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएंगे ईजिली। हाँ जी। फिर बोल रहे हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो बेटा, जहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर हो पा रहा है, हर एक पर्सन को अपना सारा काम पता है, जो अपना सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप प्रॉपरली हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्लियर होगा। वहाँ पर जो लेवल ऑफ कन्फ्यूजन है वो डाउन चला जाएगा, बिल्कुल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो बोल रहा है कि जब जॉब्स, अगर आप डुप्लीकेशन अवॉइड होगा, ओवरलैपिंग अवॉइड होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अवॉइड होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, आप यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से, प्रॉपर वे में, तो ये एक बेटा इसका बेनिफिट आ जाएगा। हाँ जी। फिर बोल रहा है अडोप्शन ऑफ चेंजेस। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लेके चलते हैं बेटा, तो किसी भी टाइप का अगर चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, भले वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, भले वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, आप उसको इजीली अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़, आपके पर्सनल्स, आपके मैनेजमेंट इतनी काबिल है, इतना सिस्टमेटिक है कि वो कोई भी किसी भी टाइप का चेंज आता है तो वो उसको इजीली अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। क्लियर है? फिर बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। अब देखो पर्सनल्स जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमें जो एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर काम जो डिवाइड किया जाएगा, उसको बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, एक काम में इसको पर्टिकुलर फोकस किया जाएगा, तो उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन होगी। उसकी स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसका वर्कलोड कम हो रहा है, वर्कलोड कम होने से उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो बंदा जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मोटिवेट होता है बेटा। और इफ़ अ पर्सन गेट ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फ्रॉम द वर्क फोर्स या फिर फ्रॉम द टास्क, है ना, तो इट ईजिली क्या होगा बेटा, उस केस में वो जो भी उसको काम मिलेगा वो और स्पेशलाइज्ड वे में करेगा, और उसकी जो डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, एनहांस होगी। हाँ जी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सारे के सारे जो ऊपर वाले पॉइंट आ जाते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है, वो चेंजेस का अकॉर्डिंग, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा है, दे कैन अडोप्ट द टू चेंजेस इजीली, ठीक है, एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके जो पर्सनल से उनके डेवलपमेंट हो पा रही है, तो इन सब से क्या होगा, इन सब से जो उनका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो बिजनेस यूनिट है वो ग्रोथ करेगा, उनमें एक्सपेंड होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आएगा उसके अंदर, उनके पास बहुत सारी जो बोलते हैं ना, जो एंटरप्राइज की जो स्कोप्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट्स को क्या होंगे, बहुत सारे जो डेवलप होकर आएंगे, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स निकल कर आएंगे, ठीक है, उनका जोग्राफिकल टेरिटरीज हैं वो इंक्रीज होंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका जो एनहांसमेंट होगा एंड ग्रोथ होगी इजीली। क्लियर है बेटा? तो अब लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैनेजमेंट का जो फंक्शन 2 है ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला गया है, अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड, ठीक है, एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू अ ग्राउंड, मतलब एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, लेकिन आपकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउन है, तो वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी ग्राउंड में लेगा, जमीन पे लेकर आ जाएगा, उसको डुबो देगा। लेकिन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कंपेरेटिवली पुअर प्रोडक्ट कुड रन अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट, मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आपके लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली कोऑर्डिनेटेड है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो एक कंपेरेटिवली अगर पुअर प्रोडक्ट भी होगा ना बेटा, उसको भी वो मार्केट में ऊपर ले आएगा, ऊपर चढ़ा देगा उसको, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है कि आप प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजिंग जो है, वो ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या मैटर करता है, वो ज़्यादा यहाँ पर बेटा मैटर करेगा कि अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग लेवल इम्प्रूव्ड है, अच्छा है, गुड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, तो आप
किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक मार्केट में अच्छे से अच्छे तरीके से लेकर आ सकते हैं। क्लियर है? ये देखो पिक्चर भी देख रहे हैं, एक ये हारमोनियम बेटा देखो जो है, हारमोनियम मतलब जो हारमोनियस है, ठीक है, जो हारमोनियस साउंड प्रोड्यूस करता है, जो स्वीट साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो इसके अंदर कितने सारे बटन्स हैं, है ना, कितने सारे इसके अंदर जो ये अपने जो सिस्टम्स हैं, ठीक है बेटा, ये सारे सिस्टम्स हैं। इन सिस्टम को अगर हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो एक अच्छी साउंड निकल कर आएगी। कि अगर आप इन सिस्टम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना करें और इसको बजाना स्टार्ट करें तो शायद वो आवाज़ निकल कर ना आए। लेकिन अगर सारे सिस्टम को प्रॉपरली सेटअप करेंगे तो एक क्या होगा, स्वीट साउंड निकल कर आएगी। उसी तरीके से एक बिजनेस है बेटा, बिजनेस के अंदर सारे के सारे जैसे एडवर्टाइजमेंट है, फाइनेंसिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है बेटा, ये सारे के सारे अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है उससे भी एक स्वीट साउंड निकल के आएगा। और उसका स्वीट साउंड क्या है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मोर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, वो अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बेटा अर्न कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट और द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगले पार्ट में हम जो भी बेटा पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।